जय हिंद दोस्तों। ओजस्वत IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के इस क्रम में आज भूगोल के टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे और भूगोल की टेस्ट सीरीज के 3 पार्ट में आज पहले पार्ट को देखेंगे और दूसरा और तीसरा पार्ट भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। इस टेस्ट सीरीज का PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई आप नए अपडेट जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों से संबंधित है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ऑप्शन में है दिबांग, कमेंग और लोहित। देखिए, जो दिबांग नदी है ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। और असम में इस नदी को जिया भारले नाम से भी जाना जाता है। लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये उग्र और नियंत्रित नदी है। इस कारण इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग, कमेंग और लोहित तीनों नदियां आ जाएंगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक नदी, लोहित नदी और तीसरी नदी है सुबनसिरी नदी। और कथन कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से लोहित और सुबनसिरी नदियां होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी है ये मणिपुर से निकलकर मिजोरम, असम से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी ये मणिपुर से होकर बहती है, जो कि मिजोरम और असम से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। तीसरा प्रश्न है, कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल सही कथन है। कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कारण भी सही है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की लगभग सभी नदियां, नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा और तापी नदियां, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये दोनों नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से तीसरे प्रश्न का कथन और कारण दोनों सही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ दूरी आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। उत्तर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो कि तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी तक विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद कावेरी नदी दक्षिण के पठार में प्रवाहित होती है, जहां श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। वह स्थान अमरकंटक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है वो है आपकी नर्मदा नदी। छठवां ऑप्शन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन दिए हैं जैसे कि कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। 7वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जो कि आगे चलकर ब्यास नदी में मिल जाती है। 8वां प्रश्न है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर राजरप्पा स्थित है, जो कि रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित है, एक शक्तिपीठ है। राजरप्पा दामोदर और भैरवी, जिसको भैरा नदी भी कहते हैं, इसके संगम पर स्थित है। यह छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है, जो कि बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। यानी राजरप्पा एक शक्तिपीठ है, एक धार्मिक स्थल है, जो कि दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है और यह रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित है। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर लागू की गई है? ये बेतवा नदी पर संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर है। 10वां प्रश्न है, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये इसका जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो काली नदी है वो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाटक में एक डिग्गी गांव है, वहाँ से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। कथन इस कारण गलत हो जाएगा। कारण है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। कारण सही हो जाएगा, तो इस कारण से कि ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। अब देखिए, जो दक्कन का पठार है ये नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट से समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता धीमी होती जाती है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली लगभग सभी बड़ी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। इस कारण कथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। 11वां प्रश्न है, जोड़े मिलाने हैं। एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं और प्रश्न के अनुसार सही जोड़ा आपको देखना है। लूनी नदी राजस्थान, ये सही जोड़ा है, जबकि अन्य जोड़े गलत हैं। इंद्रावती नदी की अगर बात करें, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, यानी छत्तीसगढ़ की नदी है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में प्रवाहित होती है, जबकि जो घाट प्रभा नदी है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। और लूनी नदी तो राजस्थान में प्रवाहित होती है, वहाँ चर्चा हो चुकी थी। ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 12वां प्रश्न है, एक तरफ नदियों का उद्गम क्षेत्र है और दूसरी तरफ किस नदी का उद्गम क्षेत्र है, वो नदी के बारे में बात की गई है। तो मैं सही जोड़ा बता देता हूँ। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो उद्गम क्षेत्र है वो कावेरी नदी का है। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग सोता झरना, जिसको भी सोते को झरना भी कहते हैं, तो वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, कुछ नगर दिए गए हैं जो कि नदियों किनारे स्थित हैं, जिसका सही जोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कटक जो कि ओडिशा का एक शहर है, नगर है, ये महानदी किनारे स्थित है। लुधियाना जो कि पंजाब का एक शहर है, ये सतलज नदी किनारे है। नासिक जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, ये गोदावरी नदी किनारे है। और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, एक तरफ जलप्रपात हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी हैं।
दूध, मैं सही जोड़ा मिला बता दे रहा हूँ। दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी जो कि कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात ये मत्स्य कुंड जो कि ओडिशा कोरापुट। गोकाक ये घाट प्रभाव बेलगाम कर्नाटक का है। और जोग या गरसोप्पा जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी कर्नाटक पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले पर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बस्तर जिले में भी इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। यह जलप्रपात वर्षा के दिनों में रक्त लालिमा लिए हुए होता है और गर्मियों की रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। घोड़े की नाल के समान इस जलप्रपात के मुख होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है एक तरफ झीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ प्रदेश दिए गए हैं। मैं सही जोड़ा बता रहा हूँ। वेम्बनाथ झील ये केरल, लोकटक झील ये मणिपुर में, डल झील जम्मू और कश्मीर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। इसका राइट ऑप्शन जो पूछ रहा है प्रश्न के अनुसार कि कौन सुमेलित नहीं है, तो लोकटक जो झील है मेघालय दिया है, ये गलत हो जाएगा, मणिपुर में है, बाकी अन्य सही मिली हुई हैं। 17वां प्रश्न है कयाल क्या है? कयाल केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ केरल में पुन्नामात कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेम्बनाथ कयाल, ये कई कयालों के नाम हैं। 18वां प्रश्न है कथन है और कारण है। कथन में भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है। कारण उच्च हिमालय से उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान होती है, ये भी कारण भी सही, इस कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ की जलवायु में, भारत की जलवायु में मानसूनी जलवायु के लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं और हिमालय पर्वत है जो भारतीय जलवायु को इस मायने में विशेषता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है और इसी कारण से भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। 18वें प्रश्न का कथन और कारण दोनों सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूरे वर्ष 30 अंश उत्तरी और 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं यानी मॉइस्ट एयर मासेज ये पछुआ हवाओं के भाग हैं, दोनों कथन सही हैं। सामान्यतया 30 अंश उत्तरी से लेकर 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली जो हवाएं हैं उन्हें पछुआ हवाएं कहते हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को ही पछुआ पवनें कहते हैं। इन पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश से 65 अंश अक्षांशों के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों का ही भाग है जो कि जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं और वर्षा करते हैं। 20वां प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। 21वां प्रश्न है भारत में शीतकालीन या शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। जो भी ऑप्शन दिया है इन ऑप्शन में पंजाब और तमिलनाडु शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है वो तमिलनाडु तट पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, जो अंदर की तरफ अगर अब बढ़ती है तो घटती जाती है। इसके अतिरिक्त अगर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जिन क्षेत्रों को वर्षा प्राप्त होती है उसमें पंजाब भी सम्मिलित है, तो इस कारण से पंजाब और तमिलनाडु ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कथन और कारण दिया गया है।
कथन है, प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। बिल्कुल सही कथन है। कारण उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। ये गलत है, जिस कारण से केवल ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकालीन वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। इसी कारण से कथन ए सही हो गया है और कारण आर गलत हो गया है। 23वां प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है, ये हैदराबाद में स्थित है, जिसका परिचालन 2005 से शुरू हो गया था। 24वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसका कारण बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण निम्न दाब बन जाता है, जिस कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं और यहाँ से उठने वाला चक्रवात घड़ी के सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। इसी अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाला चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, जो कि जनवरी और मार्च के बीच में मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल यानी जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे ओडिशा और पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून के पश्चात यानी लगभग अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है, उसमें दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के तट को प्रभावित करते हैं। 25वां प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? रेगुर, देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से जो स्थानीय नाम है उसका रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चरणोजेम आदि नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पाया जाता है। 26वें प्रश्न में कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त। बिल्कुल सही बात है। कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में है, ये गलत हो जाएगा, इस कारण सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी में जल धारण की अधिक क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पे ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर संकुचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस कारण से ही कारण आर गलत हो गया है, क्योंकि उसमें जैव तत्व कम पाया जाता है। 27वां प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केरल में मिलती है। लैटेराइट मिट्टी जो है भारत के लगभग 1.25 लाख 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल के मालाबार के तटीय प्रदेश और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है, तो केरल दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी का है, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। यह देश के लगभग 40% भाग में पाई जाती है और अगर अंकों में बात करें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग और नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों में भी फैली हुई है। 29वां प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? याद रखिएगा, 6 से 7 पीएच मान होने की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान कम हो जाएगा तो या फिर अधिक हो जाएगा तो भी अच्छी फसलें धारण नहीं कर सकती है मिट्टी, जो उर्वरता उनमें कम हो जाएगी। और पीएच का मान कम होना अम्लीयता को दर्शाता है और पीएच मान अधिक होना उसकी क्षारीयता को बताता है। और अगर दोनों ही स्थितियां मिट्टी के लिए सही नहीं होती, कम अम्लीय होना या फिर क्षारीय होना
गड़बड़ हो जाएगा मिट्टी की जैव उर्वरता के लिए, जिस कारण से 6 से 7 के बीच में रहेगा, वही उर्वर उसको मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना आवश्यक है। 30वां प्रश्न है, मृदा का लवणीभरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मृदा का जो लवणीभवन है यानी कि सैलाइन बिल्डिंग है, ये मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण हो जाने के कारण जो नमक और खनिज छूट जाते हैं उनसे होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं। 31वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर रूप से है? ये है शिवालिक पहाड़ियों के जो पाद क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कि मृदा अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं भारत के, उनमें सबसे अधिक चंबल और यमुना नदियों का जो भूमि क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र भी इसी में ही शामिल हो जाते हैं, फिर छोटा नागपुर का पहाड़, फिर ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जिसमें मालवा पठार शामिल है, महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र, और उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का शुष्क क्षेत्र, ये अपरदन की समस्या से भारत का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। 32वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, जो जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे सर्वाधिक विस्तार वाला वन के रूप में गिना जाता है। अब चूंकि ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या पतझड़ी वन जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है वो है नहीं, तो जो ऑप्शन पे है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के जो उत्पाद हैं उनमें सागौन और साल ये महत्वपूर्ण हैं। 33वां प्रश्न है, एक तरफ वनों का प्रकार है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ये सबसे अधिक पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व भाग में और भाबर और तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और 100 से 150 सेंटीमीटर की जहाँ भी वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। दूसरे पर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये 100 से 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर ये वन मुख्यतः पाए जाते हैं, जो कि मध्य मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत हैं। अल्पाइन वनों की बात करें तो ये हिमालय की ऊंचाई वाली भागों में जो कि 2600 से लेकर 2800 से लेकर 4000 मीटर तक पाए जाते हैं और यह अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात की जाए तो इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट जिसमें सह्याद्री शामिल है, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 250 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक वर्षा हो। इस कारण से सही मिलान के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व की सबसे 34वां प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ये गंगा नहर है जो कि 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराज श्री गंगा सिंह ने करवाया था और ये नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ हैं? खरपतवार में कमी, बिल्कुल सही कथन है। मृदा लवणता में कमी, ये लाभ नहीं है। मृदा अपरदन में कमी, ये भी सही है, यानी कि लाभ है ड्रिप सिंचाई के। अब देखिए अगर लाभ की बात की जाए तो जल की बचत होती है ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने से, पौधों का आकार और उत्पादकता में वृद्धि होती है, ऊर्जा और श्रम में बचत होती है,
जो मिट्टी कम उपजाऊ होती है उसके लिए भी उपयुक्त होती है, क्योंकि पानी बहुत अधिक नहीं बर्बाद होता है। और खारे पानी का उपयोग भी इस सिंचाई पद्धति से उपयोग संभव हो पाता है। खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण संभव हो पाता है। उर्वरता क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मृदा अपरदन नहीं होता है, क्योंकि उतना ही पानी लगता है जितनी आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी से मृदा अपरदन हो जाता है, इसलिए ड्रिप सिंचाई से मृदा अपरदन की समस्या नहीं होती। भूमि तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है ड्रिप सिंचाई में। रोग और कीट समस्याएं बिल्कुल न्यूनतम होती हैं ड्रिप सिंचाई में, जबकि नुकसान में मृदा लवणता समस्याओं में वृद्धि होती है। डिजाइन, स्थापन और उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल यानी कि स्किल की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो ये इसकी हानियों में गिना जाएगा। और इसके अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी सीमाएं हैं ड्रिप सिंचाई पद्धति की। इस कारण से 35वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 यानी कि खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी, ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ये शिव समुद्रम है, जो कि 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए लगाया गया था। ये सबसे पहला है, जो कि ऑप्शन पे नहीं दिया गया है। और जो ऑप्शन पे है शिव समुद्रम, सही जो है वो उसको 1902 में बनाया गया था। तो शिव समुद्रम वर्ष 1902 में बनाया गया था, जो कि दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है। 37वां प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ये गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? देखिए, चंबल घाटी परियोजना इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न था, जिसमें 3 बांध बनाए गए थे, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और तीसरा जो बांध था राणा प्रताप सागर बांध। तो इसमें से गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये 3 और 4 इससे संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश, ये सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। 39वां प्रश्न है, कथन है और कारण है। कथन है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बिल्कुल सही है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा अपने निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। बिल्कुल सही है। दामोदर नदी देखिए अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बाद भी पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बंध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना के बाद अनेकों बांध इस पे बनाए गए और इसी कारण ये तबाही की प्रवृत्ति अब काफ़ी कम हो गई है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सभी का मैं सही जोड़ा बना देता हूँ। मिदनापुर नहर ये कंशावती नदी, कसाई नदी भी कहते हैं। तवा प्रोजेक्ट ये तवा नदी पर है। मित्तूर डैम ये कावेरी नदी पर, और उकाई प्रोजेक्ट ये तापी नदी पर है। तो ये जो तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, ये इसका गलत मिलान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, मैं सही जोड़ा बता देता हूँ। हीराकुंड परियोजना ये ओडिशा में है। हल्दिया रिफाइनरी ये पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र ये महाराष्ट्र में, जबकि कुद्रेमुख पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में है। 42वां प्रश्न है, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ नदियाँ। इडुक्की परियोजना ये केरल राज्य में है, जो कि पेरियार नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। और पोचमपात परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है।
ऑप्शन सी सही मिलान है। 43वां प्रश्न है, एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ दूसरी सूची में नदियां दी गई हैं। तो जो शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है, या कृष्णा नदी पर है, जो कि नंदीकोंडा नामक स्थान पर है। जायकवाड़ी जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी पर बनाई गई है। टिहरी जो परियोजना है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, जो कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में स्थित है। 44वां प्रश्न है, एक तरफ आपकी परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ राज्य हैं। तो देखिए, जो रिहंद परियोजना है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात सरकार की बहुउद्देश्य परियोजना है, जो कि सूरत में उकाई नामक स्थान पर है। ये ताप्ती नदी पर निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर है, जो कि हीराकुंड नामक स्थान पर है। जबकि कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो कोलेरू झील है, जो ऑप्शन कृष्णा नदी दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र पर स्थित है। और जबकि गोविंद सागर ये सही मिलान है, ये सतलज नदी पर है। और उकाई जो जलाशय है ये ताप्ती नदी पर है। और जो वूलर झील है ये जम्मू और कश्मीर, जो कि झेलम नदी पर है। 46वां प्रश्न है, एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ संबंधित नदियां दी गई हैं, बल्कि उन पर बने हुए उन पर बसे हुए ज़िले जो कि उन सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित हुए हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए, जो सिद्धमुख परियोजना है, मैं सही मिलान बता दे रहा हूँ, उससे हनुमानगढ़ और चूरू जिला लाभान्वित है। नर्मदा नदी परियोजना से जालौन और बाड़मेर लाभान्वित है। जवाई परियोजना से जालौन, पाली और जोधपुर जिला लाभान्वित है। और जाखम परियोजना से उदयपुर और प्रतापगढ़ लाभान्वित है। 47वां प्रश्न है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है? यह आपका सतलज नदी पर हुआ है। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 167 मीटर है। इसका उपयोग जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा, जो कि एनटीपीसी के द्वारा इसका संचालन भी किया जा रहा है। 48वां प्रश्न है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? ये 20 हैं एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे जारी करता है। इसके ही अनुसार 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, यानी 49वां प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना। और पंतनगर में, जो कि अब उत्तराखंड में है, इस विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। तो अब वर्तमान में इसे गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 50वां प्रश्न है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। गेहूं और सरसों की फसल एक साथ उगाई जाए तो इसे समानांतर फसल का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इसके अनुसार इसके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। इस कारण से गेहूं और सरसों ये समानांतर फसल का उदाहरण है, जो कि विकल्पों में दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूगोल का पार्ट दूसरा
जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम चल रहा है, इसे लगातार इससे जुड़े रहें और प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहें। मुख्य परीक्षा के लिए भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।